जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किन या किस राजा या राजाओं को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। यानी कि डायरेक्टली जो इलेक्टेड थे वो कौन थे, जिनको डायरेक्ट इलेक्ट किया गया था या चूज किया गया था, हमें वो बताना है। हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन या नंदी वर्मन पल्लवम। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा हमारा वो होगा 2 और 4, यानी कि गोपाल। ये जो गोपाल है, जो कि पाल वंश के अंदर आता है गोपाल। तो ये गोपाल क्या हुआ करता था, इसको भी इलेक्ट किया गया था। और ये जो नंदीवर्मन पल्लवम है, इसको भी क्या किया गया था, इलेक्ट किया गया था। तो ये दोनों के दोनों ही इलेक्टेड कैंडिडेट थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो दिल्ली सल्तनत की जब हम बात करते हैं तो इसके यहाँ पर जो एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये जो नसीरुद्दीन खुसरो शाह है, इसके समय में ही हिंदू देवी देवताओं की क्या होती थी, शाही महलों में पूजा की जाती थी। क्योंकि ये जो नसीरुद्दीन खुसरो शाह था, ये एक हिंदू था। पहले क्या था, ये एक हिंदू था। और बाद में इसने क्या किया था, अपना धर्म परिवर्तन किया था। तो ये धर्म परिवर्तन करके क्या बना था, मुसलमान बना था। इसलिए ये जो नसीरुद्दीन खुसरो शाह था, इसके टाइम में क्या होता था, हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। इसलिए क्योंकि ये भाई हिंदू था, फिर बाद में मुस्लिम बना। तो यहाँ पर जो इसके बहुत सारे शत्रु भी पैदा हुए और इन्होंने इसको कहा इस्लाम का शत्रु, ये इस्लाम खतरे में है, ऐसा भी इसी के समय में कहा गया। और ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था। क्या था ये खिलजी वंश से संबंधित था और ये खिलजी वंश का अंतिम शासक हुआ करता था, जिसका नाम क्या है, आपके सामने दिखाया गया है, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। तो यहाँ पर हम बात करें अगर, तो अलाउद्दीन खिलजी की। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये बहुत ही फेमस शासक रहा। इसने क्या किया था, अपने साम्राज्य की सुरक्षाओं के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। और यही सबसे पहली स्थायी सेना रखने वाला भी शासक है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले स्थायी सेना को रखना स्टार्ट किया था। और अलाउद्दीन जो खिलजी हुआ करता था, इसके द्वारा उत्तर पश्चिम पर जो बलबन द्वारा बनवाए गए किले थे, उनकी भी इसने मरम्मत कराई थी। और स्थायी सेना भी इसने ही सबसे पहले रखी थी। और साथ ही साथ इसने दिल्ली और सीरी के जो किले हुए करते थे, उनकी भी मरम्मत कराई थी। क्लियर है। और मंगोल आक्रमण से भी इसने अपने राज्य की सुरक्षा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। तो ये जो मुर्शीद कुली खां है, ये मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम सूबेदार था, जिसका नाम था मुर्शीद कुली खां। जो मुगल बादशाह हुआ करता था फर्रुख सियर, क्या नाम था भाई, फर्रुख सियर, फर्रुख शेयर शेयर। तो फर्रुख सियर जो ये हुआ करता था, इस फर्रुख सियर के द्वारा 1717 में 1717 में क्या किया गया था, 1717 में नियुक्त किया गया था इसको बंगाल का अंतिम सूबेदार, जिसका नाम था मुर्शीद कुली खां। और इसके बाद क्या हुआ, बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी की शासन की स्टार्टिंग हो गई थी। और इसने क्या काम किया था, बंगाल से कैपिटल को इसने जो बंगाल की कैपिटल उस टाइम पर हुआ करती थी ढाका, तो इसने ढाका से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया और इसने मुर्शिदाबाद कर दी कैपिटल। क्या कर दी, इस मुर्शीद कुली खान ने अपने नाम पर कैपिटल बनाई, जिसका नाम था मुर्शिदाबाद। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, बाला, लहना, मर्दाना या श्रीचंद। तो गुरु नानक के बाद जो अगले उत्तराधिकारी बने इनका नाम था लहना। क्या नाम था भाई, लहना इनका नाम था। इनको इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और लहना को ही गुरु नानक के द्वारा नाम दिया गया था अंगद। क्या नाम दिया गया था, अंगद। तो ये जो अंगद गुरु अंगद देव हैं, इन्हीं को ये नाम दिया गया था गुरु नानक के द्वारा, लेकिन इनका असली नाम क्या था, लहना हुआ करता था। ठीक है। और ये क्या है फिर, क्योंकि सबसे पहले जो सिखों के गुरु हैं वो कौन है, गुरु नानक है। और दूसरे नंबर के कौन थे, गुरु अंगद देव थे।
चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। यानी कि इनमें से हमें बताना है कौन सा पुर्तगाली व्यक्ति नहीं था, बाकी तीन पुर्तगाल से आए थे तो इसका मतलब वो क्या थे, पुर्तगाली थे। तो दुआर्ट बारबोसा, बिल्कुल ये पुर्तगाली व्यक्ति था। डोमिंगो पायस, ये भी पुर्तगाली व्यक्ति था। और ये जो है आपका पीटर मुंडीज, ये पुर्तगाली व्यक्ति नहीं था। लेकिन जो फर्नाओ नुनीज है ये भी क्या थे, ये भी पुर्तगाली। तो ये तीनों पुर्तगाली थे और हमसे पूछा है कौन सा नहीं था, तो ये जो दिया गया है पीटर मुंडी ये नहीं था। बाकी ये तीनों कहाँ से थे, पुर्तगाल से थे। जबकि ये पीटर मुंडी जो है ये ब्रिटेन का निवासी था। ये कहाँ से हुआ करता था, ये था ब्रिटेन का निवासी पीटर मुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विलियम फोर्ट कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो हमें इसमें से सत्य वाला कथन बताना है कौन सा है। विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना जो कराई गई थी वो अंग्रेजों के द्वारा कराई गई थी। तो लॉर्ड वेलेजली के समय में कराई गई थी यहाँ पर इसकी स्थापना। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। दूसरा है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ये पहला वाला ऑप्शन, इसकी स्थापना 10 जून को, तो यहाँ पर ये गलत है। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 10 जून को नहीं की गई थी, ये की गई थी 10 जुलाई को। कब की गई थी, 10 जून नहीं, यहाँ पे क्या आना था इसका जवाब, 10 जुलाई को की गई थी। और इसी के साथ ही कलकत्ता के जो विलियम फोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया था इसकी स्थापना। और इसकी स्थापना का जो मेन उद्देश्य था वो भारतीय भाषाओं की शिक्षा क्या करना था, देना था, ताकि इनको क्या मिल सके। इसकी जो उद्देश्य था वो बिल्कुल यही था कि ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर, सही जवाब होगा हमारा। लेकिन ये जो 1802 में क्या कर दिया गया था, 1802 ईस्वी में इसको कॉलेज को बंद कर दिया गया था। ये जो विलियम फोर्ट कॉलेज बना था 1802 ईस्वी में इसको बंद कर दिया गया था। और इसकी जगह पर 1806 में, कब, 1806 में, 1806 में इसके स्थान पर इंग्लैंड के अंदर ही, इंग्लैंड के हिलेबरी में एक प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था भारतीय भाषाओं को सिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में जो लोकप्रिय कविता लिखने वाले थे फिरंगिया, इनका नाम है मनोरंजन। इनके नाम से याद रखेंगे, फिरंगिया मनोरंजन। क्लियर है, तो इन्होंने लिखी थी ये। और ये कविता 1921 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 1921 में लिखी गई थी, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था भारत के अंदर। तो असहयोग आंदोलन के द्वारा लिखी गई थी फिरंगिया। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी कविता, मनोरंजन जी के द्वारा। इनका पूरा नाम है मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। ये भोजपुरी के कवि और लेखक और प्रोफेसर भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। तो ये जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये जो काकोरी षड्यंत्र था, इस काकोरी षड्यंत्र का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन, क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। और ये जो इनको राम प्रसाद बिस्मिल को इसमें फांसी दी गई थी, वो दी गई थी गोरखपुर जेल में। कहाँ की जेल में दी गई थी, गोरखपुर जेल में दी गई थी। और इनको जो फांसी दी गई थी वो 9 दिसंबर को, सॉरी 19 दिसंबर को दी गई थी। कब दी गई थी, 19 दिसंबर को दी गई थी। 19 दिसंबर 1927 में इनको क्या दिया गया था, फांसी दी गई थी। और इसी के साथ साथ इनके साथ और कौन कौन व्यक्ति थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को भी इन्हीं के साथ फांसी दी गई थी। और ये जो कांड हुआ था, ये जो षड्यंत्र हुआ था, या फिर ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था ये, 9 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था ये, 1925। तो 1925 में हुआ था ये, 1925 में हुआ था, 1925 में हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन। क्लियर है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। कोलेरू, वूलर, नाल सरोवर या फिर सांभर। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें भारत की सबसे मीठे पानी की झील, तो ये है वूलर।
वूलर जो झील है ये जम्मू सॉरी, ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? ये जम्मू कश्मीर में है। और ये भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील भी यही है। और ये झेलम नदी पर है। कौन सी नदी पर पड़ती है भाई? ये झेलम नदी पर स्थित है वूलर झील। कौन सी नदी पर पड़ती है? झेलम नदी पर। और ये गोखुर झील का उदाहरण है। कैसी झील का उदाहरण है? गोखुर झील का उदाहरण है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी झील का उदाहरण है, तो ये गोखुर झील का उदाहरण है हमारा, जो ये वूलर झील है। इसी के साथ अगर हम बात करें कोलेरू की, तो ये जो कोलेरू दी गई है भाई, ये कोलेरू ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है कोलेरू झील। और ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य ये भी ताजे पानी की एक झील है। नाल सरोवर की यहाँ बात की जाए तो नाल सरोवर पड़ती है गुजरात में। कहाँ पर पड़ती है? गुजरात के अंदर दिखाई देगी तुम्हें नाल सरोवर झील। और ये रामसर कन्वेंशन के अंदर भी शामिल है। भारत के आर्द्रभूमि स्थल भी है एक नाल सरोवर। और सांभर तो आपको पता ही होना चाहिए, ये राजस्थान के अंदर है। कहाँ पर पड़ती है सांभर झील? राजस्थान की बहुत ज़्यादा फेमस झील है ये सांभर झील। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बस आज के लिए इतनी ही क्लास है आपकी। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट एंड बाय बाय।